नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम 7 फरवरी 2026 की कुछ बहुत ही दिलचस्प सुर्खियों पर नजर डालेंगे। तो चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भविष्य की ये तस्वीर आखिर दिख कैसी रही है। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी जगह शायद वो है जहां टेक्नोलॉजी सीधे सीधे हमारे पर्यावरण से मिल रही है। केरल से आई खबर? हाँ, केरला से एक बहुत ही अनोखी खबर आई है। ये नायोफाइडी ऐप वाली खबर? हमारे स्रोतों में बताया गया है कि ये आक्रामक पौधों की पहचान के लिए एआई पर आधारित एक ऐप है। पहली नजर में तो ये एक छोटा सा साधारण ऐप लगता है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सरल है या इसके पीछे कुछ बड़ा मकसद है? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दिखने में जितना सरल है इसका असर उतना ही गहरा हो सकता है। इसे मालाबार बोटैनिकल गार्डन के शोधकर्ताओं ने बनाया है। अच्छा। अब ये काम कैसे करता है? ये योलो V1 मॉडल पर आधारित है। आसान भाषा में समझें तो ये एआई की एक बहुत ही तेज और सटीक आंख है। एक आंख जो पौधों को पहचानती है। हाँ, बिल्कुल। जो किसी भी पौधे की तस्वीर देखकर उसे तुरंत पहचान सकती है। आप बस अपने फोन से एक तस्वीर खींचते हैं और ऐप आपको बता देता है कि वो पौधा कौन सा है और क्या वो एक आक्रामक प्रजाति है। आक्रामक प्रजाति? इससे यहाँ क्या मतलब है और एक छोटा सा ऐप इसमें कैसे मदद कर सकता है? देखिए, आक्रामक प्रजातियां वो बाहरी पौधे होते हैं जो स्थानीय पर्यावरण पर एक तरह से कब्जा कर लेते हैं। वो स्थानीय पौधों को खत्म करते हैं, पानी के स्रोत सोख लेते हैं और पूरी बायोडायवर्सिटी को बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल। अब तक इन पर नजर रखना वैज्ञानिकों और वन अधिकारियों का काम था, जो एक बहुत बड़ी और सच कहें तो धीमी प्रक्रिया है। लेकिन ये ऐप इस काम को क्राउड सोर्स कर देता है। अच्छा, क्राउड सोर्स मतलब अब आम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ, कोई भी आम नागरिक, कोई ट्रैकर, कोई छात्र, वो इस मुहिम का हिस्सा बन सकता है। जब वो तस्वीर अपलोड करते हैं तो ऐप सिर्फ पौधे की पहचान नहीं करता, बल्कि जियो स्पेशियल ट्रैकिंग से उसकी लोकेशन भी मैप कर लेता है। ओके, तो ये एक तरह से रियल टाइम में इन खतरनाक पौधों का एक नक्शा तैयार कर रहा है। बिल्कुल। जिसमें आम लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं। ये तो वाकई में सिर्फ एक ऐप से कहीं ज्यादा है। हाँ। ये नागरिक विज्ञान या सिटीजन साइंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे हमें एक लाइव डेटाबेस मिलता है कि कौन सी प्रजाति कहाँ और कितनी तेजी से फैल रही है, और फिर इस डेटा के आधार पर एक्शन लिया जा सकता है। तो सही है। तो ये एक छोटा ऐप जैव विविधता के प्रबंधन का पूरा तरीका बदल सकता है। उम्मीद तो यही है। पर्यावरण को बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का ये इस्तेमाल वाकई कमाल का है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक और बड़ी खबर परिवहन के क्षेत्र से, खासकर कोचीन एयरपोर्ट से। हाँ, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड यात्री बस। कोचीन एयरपोर्ट वैसे भी अपनी हरित पहलों के लिए जाना जाता है। हाँ, वो दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर चलता है। बिल्कुल। तो ये कदम उनकी उसी सोच का कह सकते हैं अगला पड़ाव है। हाइड्रोजन बस सुनने में बहुत भविष्यवादी लगता है, लेकिन क्या ये सच में उतना क्रांतिकारी है? हमारे स्रोतों में एक बात का जिक्र है जो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है, इसकी लागत। अच्छा। बताया गया है कि एक बस की कीमत लगभग 2.90 करोड़ रुपए है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये तो है। तो क्या ये तकनीक असल में बड़े पैमाने पर व्यवहारिक है या फिर ये बस एक महंगा शो पीस बनकर रह जाएगी? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हाँ, शुरुआती लागत बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसे हमें लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के नजरिए से देखना होगा। ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसका एकमात्र उत्सर्जन पानी की भाप है। मतलब शून्य प्रदूषण। जीरो कार्बन फुटप्रिंट। एग्जैक्टली। जब हम हवाई अड्डों जैसे संवेदनशील इकोसिस्टम की बात करते हैं, जहां लगातार गाड़ियां चलती हैं, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये एक तरह का निवेश है भविष्य के लिए। बिल्कुल। इसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह देखिए। शुरुआती दौर में हर नई तकनीक महंगी होती है। सही बात है। सोलर पैनल भी शुरू में बहुत महंगे थे। हाँ। लेकिन जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है, उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती जाती है। कोचीन एयरपोर्ट यहाँ एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। वो दिखा रहा है कि ये संभव है। और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? इन बसों का इस्तेमाल टर्मिनल और एयरक्राफ्ट के बीच यात्रियों को ले जाने के लिए होगा, जो एक नियंत्रित वातावरण है और नई तकनीक को टेस्ट करने के लिए एकदम सही जगह है। तो हाँ, आज ये महंगा है, लेकिन ये भारत में सार्वजनिक परिवहन की एक झलक हो सकती है। यानी केरल में हमने 2 उदाहरण देखे, एक जमीनी स्तर पर पर्यावरण की रक्षा के लिए और दूसरा बड़े पैमाने पर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए। और ये इनोवेशन की लहर सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बजट में किसानों के लिए भी एक ऐसी ही पहल की घोषणा हुई है। इसका नाम है
भारत विस्तार। भारत विस्तार, जिसका पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। नाम थोड़ा जटिल है। हाँ, थोड़ा जटिल है। हमारे सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। क्या ये किसानों के लिए एक और सरकारी ऐप है जो शायद ही इस्तेमाल हो, या इसमें कुछ अलग बात है? इसमें दो बातें बहुत अलग हैं। पहली, ये सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि व्यक्तिगत सलाह देता है। व्यक्तिगत सलाह कैसे? ये एग्रीस्टैक पोर्टल्स की डेटा को ICAR की सिफारिशों के साथ जोड़ता है। एग्रीस्टैक को आप किसानों और उनकी जमीन का एक डिजिटल रिकॉर्ड समझ सकते हैं। और ICAR यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो भारत की खेतीबाड़ी से जुड़ी सबसे बड़ी रिसर्च संस्था है। तो ये टूल किसान की जमीन, मिट्टी का प्रकार, मौसम का हाल और ICAR के वैज्ञानिक सुझाव, इन सब को मिलाकर उसे बताता है कि उसे क्या, कब और कैसे करना चाहिए। अच्छा, और दूसरी खास बात? दूसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है इसका बहुभाषी होना। राइट। ये बहुत जरूरी है। हाँ। भारत में हर कुछ किलोमीटर पर बोली बदल जाती है। अब तक ज्यादातर तकनीकी जानकारी या तो अंग्रेजी में होती थी या कुछ प्रमुख भाषाओं में। ये टूल इस दीवार को तोड़ता है। मतलब तमिलनाडु का किसान तमिल में और नागालैंड का किसान अपनी स्थानीय भाषा में सलाह ले पाएगा। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी को सही मायने में लोकतांत्रिक बनाता है। यह सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये किसान को सशक्त बनाने के बारे में है, उसे डेटा ड्रिवन फैसले लेने में मदद करने के बारे में है। ये वाकई बड़ा बदलाव ला सकता है। तो हमने देखा कि कैसे AI पौधों की पहचान कर रहा है, हाइड्रोजन बसें चला रहा है और अब किसानों को सलाह भी दे रहा है। लेकिन इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं होता। कर्नाटक से एक ऐसी खबर आई है जो सामाजिक इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, देश का पहला महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क। बिल्कुल। ये पहल फिक्की फ्लो बैंगलोर ने शुरू की है, जो महिला उद्यमियों का एक संगठन है। ये पार्क कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर जिले में है। महिला नेतृत्व वाला औद्योगिक पार्क, इसका असल में क्या मतलब है? क्या यहाँ सिर्फ महिलाएं काम करती हैं या इसका मतलब कुछ और है? इसका मतलब है कि यहाँ कारोबार चलाने वाली और मालिकाना हक रखने वाली मुख्य रूप से महिलाएं हैं। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पार्क नहीं है जहाँ कुछ फैक्ट्री लगा दी गई। तो फिर ये क्या है? ये एक पूरा इकोसिस्टम है। यहाँ महिला उद्यमियों को जमीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी योजनाओं तक पहुँच और एक दूसरे का नेटवर्क, सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। अच्छा। अक्सर महिला उद्यमियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में घुसना बहुत मुश्किल होता है, जिसे पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है। ये पार्क उस धारणा को तोड़ता है। तो ये सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण नहीं है, बल्कि एक तरह से सामाजिक बाधाओं को तोड़ने का भी एक प्रयास है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। ये दिखाता है कि महिलाएं सिर्फ सर्विस सेक्टर या छोटे घरेलू उद्योगों तक ही सीमित नहीं हैं। वो बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक उत्पादन का नेतृत्व भी कर सकती हैं। हाँ, और जब एक जगह पे इतनी सारी महिला उद्यमी एक साथ काम करती हैं, तो वो एक दूसरे के लिए प्रेरणा और सपोर्ट सिस्टम बन जाती हैं। इससे न केवल स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होगा, बल्कि यह देश भर की महिलाओं को बड़े सपने देखने के लिए भी प्रेरित करेगा। तो आज हमने जितनी भी चर्चा की, चाहे वो केरल का AI ऐप हो, कोचीन की हाइड्रोजन बस हो, किसानों का डिजिटल सलाहकार हो, या फिर कर्नाटक का ये अनोखा पार्क, इन सब में एक भविष्य की झलक दिखती है। और इस भविष्य की सोच पर हाल ही में किताब भी आई है, रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल। हाँ, नवीन कुंडू की एक किताब, इसका पूरा नाम है रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल, अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडिया टूरिज्म्स अनक्लेम्ड थ्रोन। ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में इसे भारतीय पर्यटन के भविष्य का ब्लूप्रिंट बताया गया है। हाँ। लेकिन इस ब्लूप्रिंट में सबसे खास बात क्या है? वो कौन सा एक आइडिया है जो इसे सिर्फ एक किताब से ज्यादा बनाता है? नवीन कुंडू, जो खुद पर्यटन उद्योग से जुड़े हैं, एक बहुत ही दिलचस्प तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि भारत अब तक अपने पर्यटन को सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों और प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित रखकर बेचता रहा है। सही है। जबकि भारत की असली ताकत उसकी अतुल्य विविधता और अनुभव है। उनका तर्क है कि भविष्य का टूरिस्ट सिर्फ ताजमहल देखने नहीं आएगा, बल्कि वो एक अनुभव चाहता है। हाँ, वो एक गांव में रुकना चाहता है, स्थानीय खाना बनाना सीखना चाहता है, किसी त्योहार का हिस्सा बनना चाहता है। मतलब वो एक तरह से अनुभवात्मक पर्यटन या एक्सपीरियंशियल टूरिज्म पर जोर दे रहे हैं। बिल्कुल। और वो इसे 2047 के विजन से जोड़ते हैं। उनका कहना है कि अगर भारत अपनी इस छिपी हुई क्षमता को सही तरीके से दुनिया के सामने रखे,
तो पर्यटन सिर्फ विदेशी मुद्रा कमाने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि ये करोड़ों लोगों के लिए रोजगार पैदा करने, स्थानीय कला और संस्कृति को बचाने और भारत की एक नई, आधुनिक और प्रामाणिक पहचान बनाने का सबसे शक्तिशाली जरिया बन सकता है। ये किताब उन सभी इनोवेशंस को एक साथ पिरोने की बात करती है जिनकी हमने आज चर्चा की। हाँ, अच्छी टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ना। तो ये थी 7 फरवरी 2026 की कुछ चुनिंदा सुर्खियों पर हमारी चर्चा। हमने देखा कि कैसे एआई पर्यावरण और खेती में क्रांति ला रहा है, कैसे सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी परिवहन का भविष्य लिख रही है और कैसे सामाजिक पहले महिलाओं को नए अवसर दे रही हैं। तो दोस्तों, ये थे 7 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज का क्वेश्चन है, कौन 500 सिंगल्स मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है? Who became the first Indian shuttler to win 500 singles matches? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।